हेलो एवरीवन, स्वागत करती हूँ आप सभी का आज के इस इम्पॉर्टेंट सेशन में। आज हम लोग डिस्कस करेंगे ईवीएस पेडागोजी के टॉप 50 क्वेश्चंस को। ये टॉप 50 क्वेश्चन सीटेट में पूछे गए हैं और उन्हीं क्वेश्चन पे हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। जहाँ जहाँ हमें ज़रूरत लगेगी चीज़ों को समझने की, ऑप्शंस को समझने की, कंसेप्ट को समझने की, उसको हम समझते हुए चलेंगे। और पूरे क्वेश्चन ज़रूर आप लोग इसको एक बार ज़रूर देखिएगा, आंसर लगाइएगा, अपना अनुमान लगाइएगा एंड ये देखिएगा कि आपकी प्रिपरेशन कितनी हो चुकी है। ओके, सो ये वीडियो तो वैसे तो मुझे कल अपलोड करनी थी बट मैं नहीं कर पाई। सॉरी गाइस, बहुत ज़्यादा रेगुलरिटी नहीं हो पा रही है चैनल पर, बट मैं ट्राई करूँगी कि मैं आपके एग्ज़ाम से पहले जितना हो सके उतनी वीडियोस अपने चैनल पर अपलोड करने की कोशिश करूँ, कंटेंट आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करूँ। ठीक है, तो आई होप कि इस वीडियो को आप बहुत पसंद करोगे एंड सेशन में बने रहना, शेयर ज़रूर करना है आप सभी लोगों को। ठीक है, चलो शुरू करते हैं फिर ईवीएस के क्वेश्चन को। 50 क्वेश्चन हम लोग आज कर रहे हैं, फिर हम कल भी 50 क्वेश्चन और करेंगे। ओके, चलिए तो फर्स्ट क्वेश्चन से मैं शुरू कर रही हूं। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, आदिवासी हजारों साल पहले से कांसे यानी ब्रॉन्ज की चीजें बनाते आ रहे हैं। पहला कहां से पूछा गया आपसे क्वेश्चन? ब्रॉन्ज से पूछा गया है। ये जो ब्रॉन्ज से क्वेश्चन आया हुआ है ना, ये क्वेश्चन सीटेट में बहुत पहले भी पूछा जा चुका है, 2 से 3 बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। ठीक है, आपसे एक चीज पूछा जाता है कि जो ये ब्रॉन्ज का उपयोग आदिवासी करते आ रहे हैं ना, तो ये ब्रॉन्ज के बारे में आपको सही बात बतानी है, सबसे सही कथन आपको यहाँ चुनना है। और ये भी क्वेश्चन आता है कि ब्रॉन्ज जो है वो किसका मिक्सचर होता है। ठीक है, ये 2 प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में सीटेट में। तो फटाफट से 4 ऑप्शन पढ़िएगा एंड मुझे इसका आंसर करिए कि जो ब्रॉन्ज है ना वो कैसे किस किस का मिश्रण होता है। तो इस क्वेश्चन का फर्स्ट क्वेश्चन का हमारा सही जो जवाब होगा वो होगा इट इज अ मिक्सचर ऑफ कॉपर एंड टिन। किसका मिक्सचर होता है ब्रॉन्ज? कॉपर और टिन का मिक्सचर होता है। ठीक है, एल्यूमिनियम यहाँ पे नहीं होता, जिंक भी नहीं होता है, ब्रास भी नहीं होता है, एल्यूमिनियम भी नहीं है। क्या है यहाँ पे? इट इज अ मिक्सचर ऑफ कॉपर एंड टिन। तो ऑप्शन 4 विल बी राइट आंसर। तो जितने भी लोग यहाँ पे ऑप्शन 4 लगा रहे हैं इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए बढ़ते हैं अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ओके, सो नाउ क्वेश्चन नंबर 2 इज, केंचुओं को किसानों का मित्र माना जाता है, इसमें से निम्नलिखित में से सही कारण को चुनना है। ठीक है, फर्स्ट है ऑप्शन ए, केंचुए मृत पत्तियों और भोजन पौधों को खाते हैं और इनके मल से जो जमीन है वो उपजाऊ बनती है। तो ऑप्शन 1 बिल्कुल ठीक है। ठीक है, सेकंड है कि केंचुए खरपतवार खाते हैं जिनसे मुख्य फसल की रक्षा होती है। ये बात रॉन्ग है, केंचुए मेन क्रॉप खा ही नहीं सकते हैं भाई। ठीक है, इतने छोटे जीव है, वो मेन क्रॉप कैसे खा लेंगे, है ना। तो यहाँ पर वो है जो खरपतवार है वो सब खाएंगे, ये सब नहीं होगा। तो यहाँ पे हमारा बी वाला रॉन्ग है, खरपतवार भी नहीं खाएंगे और क्योंकि वो भाई बहुत छोटे हैं। एंड ये सी वाला भी ठीक है कि जो जमीन में छेद बनाते हैं उनसे जमीन क्या होती है? पोली हो जाती है। पोली का मतलब है कि एक तरह से वो उपजाऊ हो जाती है। ठीक है, और केंचुओं द्वारा जो छेद होते हैं जमीन को, उससे हवा और पानी भी मिल जाता है। तो यहाँ पे बी को छोड़ के हमारे ऑप्शन तीनों जो है ए सी डी, ये तीनों सही होंगे। तो यहाँ पे हम किसके साथ जाएंगे? ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे। ठीक है, सी डी एंड ए विल बी राइट आंसर। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 कहते हैं कि आमतौर पर यह माना जाता है कि रात में जागने वाले जानवर हर चीज को जिस रंग में देखते हैं वे कौन से रंग होते हैं? जानवर किस रंग में चीजों को देखते हैं? तो यहाँ पर जानवर जो है, जो रात में जागने वाले जानवर हैं, वो हर चीज को किस में देखते हैं गाइस? ब्लैक एंड व्हाइट में। तो ऑप्शन नंबर 4 जिन भी लोगों ने लगाया है बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर जो है 4 ही होगा। ठीक है, वेरी गुड। क्या होगा यहाँ पे हमारा? काला एंड सफेद, 2 ही रंगों में जानवर रात में जागने वाले देख पाते हैं। 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, झूम खेती में अपनाई जाने वाली पद्धति के विषय में नीचे दिए गए कथनों पे विचार कीजिए। अब आपको बताना है झूम खेती के बारे में। ठीक है, फटाफट से आप लोग पढ़ेंगे एक बार क्या होना चाहिए, उसके बाद हम लोग इसको सही आंसर को डिस्कस करेंगे। और आपको क्या करना है ना, एनसीईआरटी बहुत अच्छे से पढ़नी है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये एनसीईआरटी से पूछा गया है। बहुत ही अच्छे से आपको पढ़ के जाना पड़ेगा, वो मैं बताऊंगी क्यों पढ़ के जाना पड़ेगा। ठीक है, पहले हम ऑप्शन पे बात करते हैं।
एक फसल कटने के बाद जमीन को कुछ साल तक छोड़ देते हैं, बिल्कुल ठीक है। इस जगह जो बांस या खरपतवार उगाता है ना, उसे उखाड़ कर जलाते हैं। तो देखो झूम खेती में उखाड़ कर नहीं जलाते हैं, उखाड़ कर नहीं जलाते हैं, गिरा कर जलाते हैं। किससे कैसे करते हैं? गिरा कर जलाते हैं, याद रखना है। खरपतवार आदि को जलाने पर प्राप्त राख को जो है खाद की तरह हम काम लाते हैं। या इस जमीन में जब खेती की बारी आती है तो बीज छिड़कने से पहले इसे गहरा जोता जाता है। तो गहरा नहीं जोतते हैं, ठीक है, जमीन को गहरा नहीं जोता जाता, मिट्टी को हिला करके बीजों को छिड़का जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन केवल ए जो है हमारा बिल्कुल सही जवाब इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अब इसके बारे में, झूम खेती के बारे में कुछ कुछ बातें और मैं आपसे डिस्कस करूंगी, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आता है, ठीक है। तो झूम खेती में क्या होता है? देखो, फसल काटने के बाद आपने जमीन को कुछ साल के लिए आराम करने देते हैं, उसमें हम खेती नहीं करते हैं। फिर जो भी यहाँ पे जंगल उगाता है, जो भी खरपतवार यहाँ उगते हैं ना, उसे उखाड़ते नहीं है, बस गिरा कर जलाते हैं। कैसे करते हैं? गिरा कर जलाते हैं, जिससे कि जमीन उपजाऊ बनती है। फिर वो खाद की तरह काम में लाते हैं उसको। उसके बाद जब खेती की बारी आती है तो जमीन को जोता नहीं जाता, मिट्टी को हल्के से हिलाकर बीज छिड़क देते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये आपको याद रखना है। तो देखो कितना डिटेल में पूछा गया है, आपको ये बहुत अच्छे से पढ़ के जाना पड़ेगा पूरी एनसीईआरटी, क्योंकि आपको पता है कि 15 मार्क्स की एनसीईआरटी कम से कम यहाँ ईवीएस में पूछी जाती है और 15 मार्क्स आपका कंटेंट पूछा जाता है, ठीक है। तो अगर आपको एनसीईआरटी की फुल वीडियो देखनी है 3rd, 4th, 5th की, तो आप जरूर देखना। अगर आपकी तैयारी नहीं हुई है तो लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, बाद में देख लेना, ठीक है। मतलब कि पूरी एनसीईआरटी मैंने 2 वीडियो में कवर कर रखी है, ठीक है। ओके, सो यहाँ पर हमारा क्या होगा भाई? यहाँ पे जो सब्जियां हैं वो मिर्च, चावल, मकई, ये सब बोया जाता है। चावल सबसे मेन होती है, मुख्य फसल क्या होती है? चावल होती है, ये याद रखना है। और एक बात और याद रखनी है कि जब यहाँ की फसल पक जाती है ना झूम खेती में, तो यहाँ के लोग एक गाना गाते हैं और एक डांस करते हैं। उस डांस का नाम है चेराओ। क्या है? चेराओ। और ये चेराओ नाच कहाँ का है, ये आपको याद रखना है कि चेराओ डांस कहाँ का है। चेराओ डांस है मिजोरम का। कहाँ का? आपका मिजोरम का है चेराओ डांस, ठीक है। मिजोरम के लोग करते हैं। और मिजोरम में झूम खेती को क्या कहते हैं? झूमिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? झूमिंग कहते हैं। ये इतनी बातें आपको याद रखनी है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे हमारा ए हो जाएगा करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 आता है कि किसी पर्वतीय क्षेत्र में प्रेक्षण करने पर यह पाया गया कि लोग अपने घर मिट्टी, लकड़ी और चूने से बनाए हैं। मतलब कि जो घर है वो किससे बने हैं भाई? मिट्टी से, लकड़ी से और चूने से घर बने हुए हैं। उसके बाद 2 मंजिलें हैं यहाँ पर। नीची मंजिल पे जानवरों को रखा जाता है और जो जरूरत का सामान है वो रखा जाता है, और खुद ये लोग पहली मंजिल पर रहते हैं, ठीक है। और जो छतें हैं वो समतल है यहाँ की, पेड़ों को मोटे तनों से बनाया गया है। तो यह जो घर है इस तरह के, वो कौन से क्षेत्र में पाए जाते हैं वो आपको बताना है। तो फटाफट से आंसर करेंगे सभी लोग कि ये घर कहाँ के घरों की विशेषता है। अरुणाचल प्रदेश होगा, मेघालय होगा, हिमाचल प्रदेश होगा या जम्मू एंड कश्मीर होगा। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन नंबर 4, जम्मू एंड कश्मीर की घरों की विशेषता ये है। ऐसे ही गाइस बहुत सारे घर एनसीईआरटी की बुक में मेंशन किए गए हैं, तो आप जरूर पढ़ के जाना, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 कहता है कि पर्यावरण अध्ययन में चित्र पढ़ना जो है एक महत्वपूर्ण एक्टिविटी है, महत्वपूर्ण गतिविधि है। तो इनमें से कौन से जो संकेतक है उनका आकलन चित्र पढ़ने के द्वारा हो सकता है। मतलब अगर आप बच्चों को पिक्चर रीडिंग कराओगे तो क्या आप वहां पे बच्चों का असेसमेंट कर सकते हो? ऑब्जर्वेशन एंड रिकॉर्डिंग कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हैं। बच्चे ऑब्जर्व करेंगे, बच्चे रिकॉर्ड करेंगे कि उन्होंने चित्र में क्या देखा, एक्सप्रेस कर पाएंगे, बता पाएंगे कि उन्होंने क्या देखा, वो विश्लेषण कर पाएंगे, एनालिसिस करेंगे कि चित्र में क्या है क्या नहीं है। लेकिन एक्सपेरिमेंट बच्चे नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ये तो नहीं हो पाएगा, डी वाला नहीं होगा, बच्चे कोई प्रयोग नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट जो आंसर बनेगा वो बनेगा ए, बी एंड सी। तो यहाँ पे ए, बी एंड सी क्या है? हमारा ऑप्शन नंबर बी है। तो यहाँ पे बी हमारा करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। ओके, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य नहीं है? नॉट बताना है। कई बार हम लोग नॉट नहीं देखते हैं तो गलत हो जाता है, ठीक है ना। नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग ईवीएस। फटाफट बताओ क्या होना चाहिए। ये तो आई थिंक सभी लोग राइट बताएंगे, क्योंकि इसमें कोई बहुत रॉकेट साइंस वाला क्वेश्चन नहीं है, बहुत आसान प्रश्न है। इस तरह के प्रश्न आप इजीली कर सकते हो।
जो उद्देश्य नहीं है, तो जिज्ञासा कर रहा है, सृजनात्मकता भी हम करते हैं, जागरूकता बढ़ाते हैं बच्चों को, लर्निंग बाय डूइंग करना, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, एक्सपीरियंशियल लर्निंग, ये सारी चीजें ईवीएस में हम करवाते हैं। लेकिन कभी भी परिभाषाओं को याद करना, परिभाषाओं को रटना, डेफिनेशन प्रोवाइड करना कभी भी हमारा नहीं होगा ऑब्जेक्टिव। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे हमारा सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 8 कहता है कि रेटिंग स्केल में कौन सी तकनीक का उपयोग होता है। रेटिंग स्केल क्या है? एक टूल है। क्या है? पहली बात, एक टूल है जिसका उपयोग हम आंकलन करने में करते हैं। रेट कर देना 1, 2, 3, 4 में बच्चे की परफॉर्मेंस को आप रेट करते हो, बच्चों की एटीट्यूड को जानने के लिए आप यूज करते हो। उसमें कौन सी टेक्निक का यूज हम करेंगे? तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? हम यहाँ ऑब्जर्वेशन टेक्निक का यूज करेंगे। ठीक है, जब हम अवलोकन करते हैं ना, मान लो मुझे आपका रेटिंग स्केल बनाना है तो मैं ऑब्जर्व करके आपको बनाऊंगी। मैं ये देखूंगी कि आप क्या काम कर रहे हो। मान लो आप बहुत डिसिप्लिन में हो तो मैं आपको 4 मार्क्स दे दूंगी। मान लो आप डिसिप्लिन में नहीं हो, मैं आपको 1 मार्क्स दे दूंगी। यानी कि मैंने रेटिंग स्केल बनाने के लिए ऑब्जर्वेशन का यूज कर लिया। ठीक है, रिटन क्वेश्चन भी हो सकता है बट हम रेटिंग स्केल में यूज नहीं करेंगे। चेकलिस्ट हमारा येस एंड नो में होता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, चेकलिस्ट भी ऐसा ही होता है लेकिन 1, 2, 3, 4 की जगह वहां पे यस एंड नो होता है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 8 के लिए हमारा सही आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, क्वेश्चन 9 आता है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यहां से मैप रिलेटेड क्वेश्चन सीटेट में बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है गाइस, मैप रिलेटेड जो क्वेश्चंस है ना वो तो बिल्कुल आप करके जाना। ठीक है, एंड मैं भी थोड़ा वेट कर रही हूँ, मैंने भी मैप रिलेटेड क्वेश्चंस अभी तक कराए नहीं है। उसका रीजन ये है ना कि देखो मेरा ना पीडीएफ फॉर्म में कराने का बिल्कुल भी मन नहीं है। मैं चाहती हूँ कि मैं उसे बोर्ड पे मैप एक दिन आपको कराऊं, डायरेक्शंस एंड मैप से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आते हैं वो मैं कराऊंगी बहुत जल्दी, थोड़ा सा वेट कर लीजिए। एंड यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर लेंगे एंड आप खुद भी प्रैक्टिस करके जरूर जाना। सारे के सारे स्टेट्स आपको पता होने चाहिए, स्टेट्स के नेम, कौन सा स्टेट कहाँ पर है, डायरेक्शंस आपको पता होना चाहिए, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ। ठीक है, तो अभी हम लोग डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन को। आपको बताना है तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य कौन से हैं। अब आपको पता होना चाहिए कि तमिलनाडु कहाँ पर है, तमिलनाडु के आसपास कौन कौन से राज्य हैं। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, तभी आप कर पाओगे ये। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर पे जाने से पहले हम थोड़ा सा मैप को डिस्कस करते हैं। आपसे पूछा गया किसके स्टेट्स? तमिलनाडु के नेबरिंग स्टेट्स। तो देख लेते हैं यहाँ पे तमिलनाडु कहाँ पर है। ठीक है, आप ये देख सकते हो, ये नीचे आपको जो तमिलनाडु दिख रहा है सबसे नीचे साउथ में। ठीक है, ये आपका साउथ है। ठीक है, ये आपका वेस्ट होता है, ये आपका ईस्ट पूर्व, और ये आपका नॉर्थ उत्तर। ठीक है, अब साउथ में जो तमिलनाडु है ये आपको तमिलनाडु दिख रहा है। तमिलनाडु के आसपास में आंध्र प्रदेश ग्रीन कलर, कर्नाटका पिंक कलर, और ये केरला। ठीक है, ये 3 स्टेट्स हैं। केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश से घिरा हुआ है तमिलनाडु, तो ये क्या है? इसके नेबरिंग स्टेट्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा करेक्ट आंसर क्या होगा? आंध्र, केरला एंड कर्नाटका। तो ऑप्शन नंबर 4 विल बी राइट आंसर। तो इसके लिए आपको मैप आना चाहिए। ठीक है गाइस, मैप में सारे स्टेट्स एक बार ना फिल करना, खाली मैप लेके, और मैं भी कराऊंगी बहुत जल्दी, बोर्ड आने तो थोड़ा सा वेट मैं कर रही हूँ, और बहुत जल्दी हम मैप वाला एक सेशन ले लेंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अब ये वाला भी देखो मैप वाला प्रश्न है। अगला प्रश्न कहता है, क्वेश्चन नंबर हमारा ये 10 है, हमारे देश में झारखंड कहां पर है मानचित्र में, वो आपको बताना है। ठीक है, अब आपको पता होना चाहिए झारखंड की लोकेशन। ठीक है, झारखंड कहाँ है? उत्तर प्रदेश के पश्चिम में है, यानी कि यूपी के पश्चिम में है झारखंड। देख लेते हैं, यूपी ये रहा, ये यूपी है, यूपी का पश्चिम ये पड़ेगा वेस्ट। तो यहाँ तो झारखंड है नहीं, है ना? झारखंड तो ये रहा ना आपका, ये पर्पल वाला जो आपको दिख रहा है ये है झारखंड। तो झारखंड कहाँ होगा? यूपी के पश्चिम में नहीं है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका अगला ऑप्शन, कहता है कि पश्चिम बंगाल के पूर्व में है, अब वेस्ट बंगाल के पूर्व में है। देखते हैं, ये आपका वेस्ट बंगाल है, इसके पूर्व में इधर है, इधर भी नहीं है। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। हमारा क्या होगा यहाँ पे? थर्ड वाला करेक्ट होगा, नॉर्थ ऑफ उड़ीसा। उड़ीसा के नॉर्थ में है। ठीक है, ये आप देख रहे हो ना, उड़ीसा कहाँ पर है? उड़ीसा है, ये रहा। ठीक है, ये उड़ीसा है पिंक कलर से। उड़ीसा के उत्तर में क्या है? ऊपर, जस्ट ऊपर क्या है? झारखंड है। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। अच्छा, झारखंड से आपको ये एक बात याद रखनी है कि झारखंड के लोगों की भाषा पूछी जाती है।
जो लोक में बोली जाती है, जिसको कुडुक कहते हैं। ठीक है, कुडुक कहाँ की भाषा है, ये एनसीईआरटी में पूछा जाता है कि कुडुक भाषा कहाँ के लोग बोलते हैं, तो झारखंड के लोग जो है कुडुक बोलते हैं, ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका मैप से है कि निम्नलिखित राज्यों के समूह में से किस समूह के समुद्र तट अरब सागर पर है। अब आपको पता होना चाहिए कि कौन से स्टेट जो है वो अरेबियन सी के पास में है। अरेबियन सी के पास में कौन कौन से स्टेट्स आपके शामिल होते हैं, आपको उन स्टेट्स के नेम आपको पता होने चाहिए। तो फटाफट से ऑप्शन को देखेंगे और बताएंगे कि इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए आपके अकॉर्डिंग। ओके, सो थोड़ा सा सोच के बताओ, फिर थोड़ा मैप में हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा गाइस, वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अब थोड़ा सा हम लोग इसको पहले मैप में देखेंगे। हमारा आंसर क्या होगा, कर्नाटक, केरला एंड गुजरात। ये तीनों ये जो स्टेट्स हैं ये अरेबियन सी के पास में। तो आपको याद रखना है कि अरेबियन सी कहाँ पर है एंड आपका जो बे ऑफ बंगाल है वो कहाँ पर है। जैसे कि आप देख रहे हो, ये है आपका बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी, ये है आपका अरब सागर, अरेबियन सी। अब ये जो अरेबियन सी है इसके आसपास आपका एक गुजरात हुआ। ठीक है, ये गुजरात, ये जितने भी इधर के स्टेट्स हैं ये सब अरेबियन सी के पास में। गुजरात, महाराष्ट्र हो गया, ये आपका गोवा हो गया, कर्नाटक हो गया और केरल हो गया। तो ये जितने भी स्टेट्स इधर के हैं ये आपके सारे कहाँ है, अरेबियन सी के पास में है। तो ऐसे ही आपको बे ऑफ बंगाल के स्टेट्स याद रखने, ऐसे ही आपको अरेबियन सी के स्टेट्स याद रखने, पूछा जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, गुजरात, उसके बाद आपका केरल एंड कर्नाटक। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा आता है कि निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन के आंकलन के लिए संकेतक नहीं होना चाहिए। अब आपको यहाँ बताना है कि एक संकेतक क्या नहीं होगा, इंडिकेटर क्या नहीं होगा आंकलन करते टाइम ईवीएस में। न्याय और समानता के प्रति सरोकार, सहभागिता, याद करना या प्रश्न पूछना। बहुत आसान प्रश्न है, ऐसे क्वेश्चन आप तो यूं कर लोगे, मुझे पता है। कभी भी रिमेंबरिंग करना, रटना, याद करना हमारा जवाब नहीं होगा। तो यहाँ पे मेमोराइजेशन, रिमेंबरिंग, ये हमारा ईवीएस में कभी भी हम इसको कंसिडर नहीं करेंगे। तो ऑप्शन नंबर इसका हमारा जो थर्ड है वो करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 है कि पर्यावरण अध्ययन में शिक्षक के द्वारा बच्चों को स्वयं अपने का आंकलन करने के लिए अवसर देना चाहिए। स्व आंकलन क्या होता है, अब आपको बताना है। सेल्फ असेसमेंट इज, सेल्फ असेसमेंट कौन सा असेसमेंट होगा, सीसी होगा, असेसमेंट एज लर्निंग, असेसमेंट ऑफ लर्निंग या असेसमेंट फॉर लर्निंग। तो जब भी हम खुद का आंकलन करते हैं, एक बच्चा खुद का ही सेल्फ असेसमेंट कर रहा है, उसकी लर्निंग कितनी आई, कितना प्रोग्रेस हुआ, कितना करना है, क्या गलतियां हैं, जब वो खुद की ही लर्निंग पे मेटा कॉग्निशन करता है तो उसे हम कहते हैं असेसमेंट एज लर्निंग। ठीक है, सीखने के समान आंकलन हमारे यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 विल बी राइट आंसर। अच्छा, ये भी याद रखना है कि फॉर लर्निंग हमारा किससे रिलेटेड होता है, एफए से रिलेटेड होता है। ठीक है, जो हमारा ऑफ लर्निंग होता है वो हमारा एस से यानी समेटिव से रिलेटेड होता है। एस से एंड एफ ए याद रखना है किसको किसको कहते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा आंसर, ऑप्शन 2 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि एक शिक्षक खाना किस प्रकार से खराब होता है पर एक प्रयोग करता है। ठीक है, शिक्षक बच्चों के समूह बनाकर उनको प्रयोग से संबंधित सामग्री देता है। शिक्षक बच्चों का समूह क्यों बनाता है। अब आपको बताना है रीजन कि टीचर बच्चों का ग्रुप क्यों बना रहा है, क्या रीजन है। फर्स्ट है कि इट प्रमोट्स पीयर लर्निंग, इससे सहपाठी अधिगम को समर्थन मिलता है। ठीक है, सेकेंड है इट इम्प्रूव्स सोशल इंटरेक्शन, हो सकता है कि इससे सामाजिक अंतःक्रिया में सुधार हो रहा है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि हमारे सही करेक्ट ऑप्शन क्या बनेगा। तो ए एंड बी बिल्कुल ठीक है, तो हम यहाँ किसके साथ जाएंगे गाइस, ए एंड बी के साथ ही जाएंगे। सबसे अप्रोप्रिएट ऑप्शन है कि हम ए एंड बी के साथ यहाँ जाएंगे। ग्रुप में वो जब काम करवा रहा है तो इसका मतलब कि पीयर इंटरेक्शन एंड जो सोशल इंटरेक्शन है उसको वो बढ़ावा दे रहा है, पीयर लर्निंग को बढ़ावा दे रहा है। तो ए एंड बी इसका सही कोड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन 15। क्वेश्चन 15 है एक शिक्षक हमेशा क्रियाकलापों को कराने के बाद प्रश्नों और चर्चाओं का संचालन करता है। क्या करवाता है टीचर, क्वेश्चन पूछता है एंड डिस्कशन करता है। तो यहाँ पर जो वो काम ये जो करवा रहा है ना, इसका उद्देश्य क्या है, क्रियाकलापों, प्रश्नों और चर्चाओं के संचालन का उद्देश्य क्या है। फर्स्ट है बच्चों की प्रक्रिया कौशलों का आंकलन करना, बिल्कुल ठीक है। प्रोसेस अप्रोच, जो प्रोसेस स्किल है उसका आंकलन करना, हो सकता है खोजने के अवसर देना, बिल्कुल अपॉर्चुनिटी देगा एक्सप्लोरेशन का।
बच्चे अभिव्यक्ति कर पाएंगे, बिल्कुल कर पाएंगे, लेकिन कभी भी टीचर सीखने की गति के आधार पे विभेद नहीं करेगा, है ना। विभेद करना टीचर का ऑब्जेक्टिव यहाँ नहीं है। अगर वो ग्रुप एक्टिविटी करा रहा है, अगर वो लर्निंग बाय डूइंग करा रहा है, अगर वो चर्चा करवा रहा है, ठीक है। सो यहाँ पे हमारा ए बी सी तीनों ही ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर 4 विल बी राइट आंसर। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 16 देखेंगे। क्वेश्चन 16 है कि पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को पाठ्यपुस्तकों और शिक्षकों के अलावा अन्य स्रोतों की मदद लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। क्यों प्रोत्साहित करना चाहिए, उसका आपको रीजन यहां बताना है, ठीक है। फर्स्ट कहता है कि पर्यावरण अध्ययन सीखने के लिए पाठ्यपुस्तक और शिक्षक ही स्रोत नहीं है। बिल्कुल ठीक है कि भाई ईवीएस सीखने में जरूरी नहीं है कि टीचर एंड टेक्स्ट बुक से ही आप सीख सकते हो। हम अपनी कम्युनिटी, हम अपनी रियल लाइफ सिचुएशन से, हम बहुत ही अपने आसपास के वातावरण से भी सीख सकते हैं। तो ये वाला बिल्कुल ठीक है। सेकंड वाला भी बिल्कुल ठीक है कि इससे जो है समुदाय और माता पिता की उपस्थिति का इससे पता चलेगा, है ना। बच्चे उनसे भी डिस्कस कर पाएंगे, उनसे भी कुछ इन्फॉर्मेशन ले पाएंगे हम। और यह शिक्षकों को बच्चों की पृष्ठभूमि को जानने का अवसर देगा। बिल्कुल वो जान सकता है पृष्ठभूमि। तो यहाँ पे ए बी सी जो है ना वो वाले हमारे बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। ए बी सी। अब देखो आपको क्या करना है ना, ऑप्शन जो सबसे अप्रोप्रिएट है उनको ही आपको चुनना है। तो ए बी को हम बिल्कुल शामिल करेंगे, इसलिए हमारा आंसर क्या बन जाएगा, ए बी सी ही बन जाएगा। डी को भी हम कर सकते हैं, लेकिन डी वाला जो है वो सिर्फ डी हम नहीं लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ ए बी सी हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन 17 है कि पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को जोड़ने की सबसे प्रभावशाली युक्ति क्या है। मोस्ट इफेक्टिव स्ट्रेटेजी टू एंगेज लर्नर्स इन ईवीएस इन नैरेटिव्स होगा, रीडिंग ऑफ टेक्स्ट बुक होगा, एक्सप्लेनेशंस बाय टीचर या क्लासरूम डेमोन्स्ट्रेशन। तो देखो बच्चे जहां सबसे ज्यादा जुड़ेंगे वो ऑप्शन आपको यहां पर बताना है, ठीक है। वो ऑप्शन यहाँ पे आपको बताना है। तो यहाँ पे हमारा सही जवाब होगा किससे, कहानियां, क्योंकि यहाँ बच्चे बहुत ज्यादा एक्टिव सुनेंगे, समझेंगे, क्वेश्चनिंग करेंगे। ये नहीं होगा, एक्सप्लेनेशन भी नहीं होगा। क्लासरूम डेमोन्स्ट्रेशन में टीचर एक्टिव होगा, बच्चे एक्टिव नहीं होंगे। तो यहाँ पे हमारा ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 18 क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन में ज्ञान की रचना में बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब ज्ञान की रचना में बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है। फर्स्ट है बच्चों की सक्रिय भागीदारी, बिल्कुल ठीक है, ठीक है, फर्स्ट वाला बिल्कुल करेक्ट हो गया। सेकंड है बच्चों के ज्ञान को शिक्षकों के ज्ञान से जोड़ देना। तो देखो हम कभी भी बच्चों के ज्ञान को शिक्षक के ज्ञान से नहीं जोड़ेंगे। ये तो कोई भी ज्ञान की रचना में ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कि जो बच्चे को आता है वो टीचर की नॉलेज से ही मिलता जुलता होना चाहिए। बी वाला नहीं होगा। सी वाला की कक्षा की 4 दीवारी से बाहर सीखना, ये भी हो सकता है। और स्थानीय ज्ञान को विद्यालय के ज्ञान से संबंधित करना, ये भी हमारा ऑब्जेक्टिव होता है कि हम लोकल टू ग्लोबल सिखाएंगे बच्चों को, है ना। उनकी जो ज्ञान है उसको जोड़ेंगे उसके परिवेश से। तो यहाँ बी को छोड़ करके सारे ही ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। तो ए सी डी हमारा इसका सही वाला जो है जवाब बनेगा, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्यावरण अध्ययन के संबंध में सच नहीं है, नॉट ट्रू बताना है, ठीक है। फर्स्ट है कि इसकी प्रकृति एकीकृत है, बिल्कुल है भाई। पर्यावरण अध्ययन को हम एकीकृत तरीके से पढ़ाते हैं। मैथ में आप देखोगे, आप हिंदी में देखोगे, उसमें भी पर्यावरण अध्ययन शामिल है, अलग अलग विषयों में शामिल है, एकीकृत है। बाल केंद्रित होता है, बिल्कुल होता है भाई। चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच से हम पढ़ाते हैं और बच्चों को खोजने का अवसर मिलता है परिवेश में, बिल्कुल ठीक है। लर्निंग बाय डूइंग करते हैं बच्चे, एक्सप्लोरेशन करते हैं, अपॉर्चुनिटी बच्चों को दी जाती है। लेकिन यहाँ पर ईवीएस कभी भी एम्फसाइज डिस्क्रिप्शंस पे, डेफिनेशंस पे नहीं करता है, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे हमारा सच नहीं होगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन सा वर्तमान पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम के 6 प्रमुख थीमों में से नहीं है। आपको पता है ईवीएस की कितनी थीम है, ये आपको याद रखना है। ईवीएस की 6 थीम है जिसमें पूरा का पूरा पाठ्यक्रम जो है वो बटा हुआ है। इस 6 थीम में कौन सा एक नहीं है, ठीक है। फूड नहीं है, शेल्टर नहीं है, थिंग्स वी मेक एंड डू नहीं है, या वर्क एंड प्ले नहीं है। फटाफट से इसका आंसर करेंगे, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसका आंसर एक बार करो कि क्या आपको इसका करेक्ट लग रहा है। और आपको 6 थीमों के बारे में पता होना चाहिए, और थीम का भी सब थीम है, ठीक है, सब थीम के बारे में भी पता होना चाहिए। तो यहाँ पे हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4।
जो ये वर्क एंड प्ले है ना, ये आपका मेन थीम में नहीं आता, ये थीम में आता है लेकिन ये मेन नहीं है, ये आपका सब थीम है। और ये सब थीम किस में आता है वो देखते हैं। देखो ये जो आपका फैमिली एंड फ्रेंड्स है, ये आपका पहला थीम हुआ, ठीक है। 6 थीम होते हैं, फैमिली एंड फ्रेंड्स, फिर आपका वाटर, ट्रैवल, थिंग्स वी मेक एंड डू, शेल्टर एंड फूड, ये आपके 6 थीम हो गए। इन 6 थीमों में जो फैमिली एंड फ्रेंड्स हैं उसमें भी आपके सब थीम है, उप थीम है, जिसमें से रिलेशनशिप्स, वर्क एंड प्ले आ जाएगा, एनिमल्स आ जाएगा और प्लांट्स आ जाएगा। तो आपसे यहाँ पे वर्क एंड प्ले पूछा गया है, तो वर्क एंड प्ले हमारा मेन थीम के अंदर नहीं आता, ये जो है फैमिली एंड फ्रेंड्स का एक उप थीम में आएगा। तो आपको सब थीम याद होनी चाहिए, मेन थीम ईवीएस की याद होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 21 क्वेश्चन। 21 कहता है कि पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम में उप विषयों के स्थान पर थीम को प्रस्तावित किया गया है, क्यों किया गया है? जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया कि यहाँ पे थीम को प्रस्तावित किया गया है ईवीएस के करिकुलम में, ये क्यों किया गया है, इसका क्या रीजन है कि थीम को हमने शामिल किया है, ठीक है। पहला है फॉर रिड्यूसिंग चैप्टर्स इन ईवीएस, ईवीएस में से हम चैप्टर को रिड्यूस करने के लिए हमने इसको किया है, तो ये तो नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, सबसे अच्छा एग्जाम्पल जो सबसे सही लग रहा है आपको वो बताना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे सबसे अप्रोप्रिएट होगा फॉर डेवलपिंग कनेक्टेड एंड इंटर रिलेटेड अंडरस्टैंडिंग, मतलब जो थीम्स है ना उनका विकास किया गया है बच्चों को स्थानीय परिवेश के मुद्दों से जुड़े हुए समझ के विकास के लिए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 जिन लोगों को आ रहा है बिल्कुल सही जवाब होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 विल बी राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 22 आता है कि पर्यावरण अध्ययन में संकल्पनाओं और मुद्दों को विज्ञान और सामाजिक विज्ञान विषय के रूप में नहीं रखा गया है। क्यों नहीं रखा गया है साइंस एंड सोशल साइंस में पर्यावरण के मुद्दों को, वो आपको बताना है। क्योंकि यहाँ पे जो है सीबीएसई के द्वारा जो पर्यावरण अध्ययन है उसके पाठ्यक्रम को इसी प्रकार से निर्धारित किया गया है। इस आयु के बच्चे अपने परिवेश को समग्र रूप में देखते हैं, तो ये बिल्कुल हमारा सही जवाब हो जाएगा कि यहाँ पे बच्चे जो भी अपने आसपास को देखते हैं वो एक एज अ होल देखते हैं, तो हमें भी एज अ होल ही उनको पढ़ाना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा बी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन 23 कहता है कि निम्नलिखित में से क्या पेट्रोलियम से प्राप्त नहीं होता। यहां से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, पेट्रोलियम से क्वेश्चन पहले भी आया हुआ है और यहाँ पे भी आपसे पूछा गया है कि क्या पेट्रोलियम से प्राप्त नहीं होता, डीजल, मोम, ग्रीस या कोयला। फटाफट से आंसर करेंगे कि क्या आपको इसका करेक्ट लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा सही जवाब इस क्वेश्चन का जो होगा, जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। क्या होगा भाई, ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर। कोयला जो है हमारे पेट्रोलियम से प्राप्त नहीं होता, बाकी डीजल है, वैक्स है, ग्रीस है, कॉस्मेटिक्स है, प्लास्टिक है, बहुत सारी चीजें हमें हमारे पेट्रोलियम से मिलता है, ठीक है। पेट्रोलियम से रिलेटेड बहुत सारी चीजें पूछी जाती है। ये पूछा जाता है कि पेट्रोलियम दिखने में कैसा होता है, तो देखो पेट्रोलियम जो होता है वो होता है गाढ़ा, गहरा, काला, गाढ़ा बदबूदार तेल होता है, ठीक है। ये पूछा गया है पहले भी क्वेश्चन कि भाई पेट्रोलियम कैसा होता है, तो गाढ़ा, बदबूदार, काला एक द्रव होता है, ठीक है, जो बदबूदार होता है। और एक क्वेश्चन और आता है कि जो पेट्रोलियम है उसका उत्पादक देश जो है, आपकी बुक में भी है, जिसे हम कहते हैं यूएई, संयुक्त अरब अमीरात जो है, जो अबू धाबी है, वहां पे पेट्रोलियम सबसे ज्यादा होता है, ठीक है। तो पेट्रोलियम का से आपको यूएई याद रखना है, ठीक है, ये चीजें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24 क्वेश्चन कहता है कि इनमें से आपको बताना है उन त्योहारों को जिसे पूर्णिमा को मनाया जाता है। त्योहारों का वह समूह ज्ञात कीजिए जिन्हें हम पूर्णिमा को मनाते हैं, ठीक है। फटाफट से आंसर करेंगे इसका कि क्या आपको इसका करेक्ट आंसर लग रहा है इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है। पूर्णिमा को मनाए जाने वाले त्योहार कौन से होंगे? दिवाली होगा, देखो दिवाली तो नहीं होगा, ठीक है। रक्षाबंधन भी हमारा नहीं, रक्षाबंधन हमारा हो सकता है, ठीक है, रक्षाबंधन जो है वो हम मना सकते हैं,
तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर देखो क्या होगा, यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारा थर्ड वाला बनेगा, ठीक है। होली, रक्षाबंधन एंड गुरु नानक जयंती जो है, गुरु नानक जन्म दिवस जो है वो हमारा पूर्णिमा को मनाया जाता है। तो 62 के लिए हमारा थर्ड वाला करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, जो बुद्ध जयंती है, बुद्ध जयंती भी पूर्णिमा को मनाई जाती है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। बुद्ध जयंती पूर्णिमा को मनाई जाती है, महाशिवरात्रि हम नहीं मनाते हैं। तो यहाँ पे थर्ड वाला करेक्ट बनेगा, ठीक है। थर्ड ऑप्शन विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है कि नारियल डली हुई किसी भी करी के साथ उबला हुआ टैपियोका जो है वो किस क्षेत्र का प्रिय भोजन है। तो काफी सारे क्वेश्चन जो है वो भोजन से रिलेटेड पूछे जाते हैं ईवीएस एनसीईआरटी के अंदर, ठीक है। सो गाइस, अगर आपको एनसीईआरटी की पूरी सीरीज पढ़नी है ना, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ तीनों का मैंने अपने चैनल पर अपलोड की है, 2 पार्ट में बनाया है, सारी एनसीईआरटी कवर कर रखी है एक चीज को। तो अगर आपको पढ़ना है तो आप इस सेशन के बाद कभी भी पढ़ सकते हो, लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो आप जरूर पढ़ना अगर आपने नहीं पढ़ी है, क्योंकि वहां से आपके 15 मार्क्स मिलने वाले हैं आपको, ओके। अच्छा, इसका आंसर फटाफट बताओ। नारियल डली हुई करी के साथ टैपियोका खाया जाता है, तो टैपियोका जो है वो कहाँ का है, वो है केरल का, ठीक है। केरल का क्या है, टैपियोका है जो जमीन के नीचे उगाया जाता है। कहाँ उगाया जाता है, जमीन के नीचे उगाया जाता है, केरल का फेमस टैपियोका, ओके। अच्छा, इसके साथ साथ जो ये बाकी के स्टेट्स है ना, इनको भी डिस्कस कर लेते हैं। तो थोड़ा सा मैं इसके बारे में, इन सभी स्टेट्स के बारे में डिस्कस करना चाहूंगी, क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है। अच्छा, बिहार के बारे में फटाफट से देखते हैं, जल्दी जल्दी देखेंगे, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं देखेंगे, मेन पॉइंट आपको बस दिमाग में रखना है। द लैंड ऑफ बुद्धा कहा जाता है बिहार को, क्योंकि यहाँ पे गौतम बुद्धा ने एनलाइटमेंट अटेंड किया था बोधगया में, ठीक है। ये आपको याद रखना है, बोधगया में किया था। विदेशिया जो है, विदेशिया जो डांस फॉर्म है, फोक डांस, वो बिहार का है। जट जाटिन भी है नॉर्थ बिहार का। विदेशिया एंड जट जाटिन डांस फॉर्म है सबसे फेमस। मैथिली पेंटिंग से क्वेश्चन आता है ईवीएस में। मैथिली जो पेंटिंग्स है, ठीक है, मधुबनी पेंटिंग्स जिसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं, मधुबनी आर्ट, इन्हें हम मैथिली पेंटिंग्स भी कहते हैं। जो मिथिला रीजन, जो मिथिला जो प्रदेश है, मधुबनी जिले में बिहार के, यहाँ पे पेंटिंग फेमस है, जिसको चावल को पीस करके, चावल को घोल के पीस करके उसमें नेचुरल कलर्स मिला करके फेस्टिवल्स वगैरह में हम फूल पत्ते डिजाइन बनाते हैं, वो आपका मिथिला पेंटिंग्स है, जिसे हम मधुबनी आर्ट कहते हैं। बिहार के मधुबनी जिले में किया जाता है। तो ये आपको याद रखना बिहार के बारे में। तमिलनाडु पे चलते हैं, यहाँ से तमिलनाडु भी ऑप्शन में पूछा गया है। तो देखो तमिलनाडु के याद रखना गाइस, तमिलनाडु के नेबरिंग स्टेट्स आपसे पूछा गया, ठीक है। तो एक बात याद रखना कि एनसीईआरटी की बुक में जितने भी स्टेट्स का जिक्र किया गया ना, उनके बारे में जरूर पढ़ के जाना। तो तमिलनाडु के बारे में देखो, भरतनाट्यम यहाँ का क्लासिकल ट्रेडिशनल डांस फॉर्म है, भरतनाट्यम। अदर फोक डांस भी है, जैसे कोलट्टम है, ठीक है, कारागट्टम और मलियट्टम, ठीक है। ये आपको बस बेसिक याद रखना है। पोंगल जो है यहाँ का फेस्टिवल है, हार्वेस्ट फेस्टिवल, तमिलनाडु का पोंगल है। ये सबसे वर्ल्ड की सबसे लॉन्गेस्ट एंड लार्जेस्ट जो बीच है वो मारीना बीच है, जो कि तमिलनाडु में है। कौन सी बीच है, मारीना बीच। उसके बाद यहाँ पे क्वीन ऑफ साड़ीज कहा जाता है कांजीवरम साड़ीज को। तो कांजीवरम साड़ीज जो है वो तमिलनाडु की फेमस साड़ीज है। एक आपसे पोचमपल्ली साड़ी पूछी जाती है, जो कि आपका आंध्र प्रदेश की है, और एक साड़ियां है कांजीवरम। कांजीवरम कहाँ की है, ये तमिलनाडु की फेमस साड़ी है, ठीक है। तो ये बेसिक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने यहाँ पे आपसे जो है डिस्कस किया है, ठीक है। अच्छा, केरला के बारे में भी थोड़ा सा देख लेते हैं। केरला बहुत इंपॉर्टेंट स्टेट है। केरला जो है सबसे ज्यादा हाईएस्ट लिटरेसी रेट यहीं पर है, एंड सबसे ज्यादा जो है सेक्स रेशियो जो है वो केरला में है, सबसे हाईएस्ट लिटरेसी है, और सेक्स रेशियो भी बहुत सबसे ज्यादा है केरला में। ओनम मनाया जाता है यहाँ पर। केरला का फेस्टिवल, हार्वेस्ट फेस्टिवल क्या है, ओनम है, और तमिलनाडु का क्या था, पोंगल था। केरला की भाषा पूछी जाती है मलयालम, ठीक है। केरला का डांस पूछा जाता है कथकली, मोहिनी अट्टम, ठीक है, थालुई, ये सब डांस केरला का है। इसके अलावा थेयम है, कोट्टू है, ये इतना याद नहीं रखना है, बस आपको कथकली और मोहिनी अट्टम बहुत पूछा जाता है, ये दोनों, ठीक है। इसके अलावा एक चीज और याद रखना कि जो केरला है ना, केरल में टैपियोका होता है। टैपियोका आपको याद रखना है, ये जो हमने क्वेश्चन किया अभी। एंड इसके साथ साथ आपको केरल के बारे में एक बात याद रखनी है कि केरल में एक नाव होती है जिसे हम फेरी कहते हैं। क्या कहते हैं, फेरी। एक नाव है केरल में, फेरी, जिसको नदी पार करने के लिए
प्रयोग की जाती है, ये एनसीईआरटी में पूछा गया है, ठीक है। और मलयालम में चिटप्पन को क्या कहा जाता है, ठीक है, कुंजम्पा को क्या कहा जाता है, ये सब याद रखना है। एनसीईआरटी में बहुत सारी चीजें हैं, तो अगर आप एनसीईआरटी का मेरा देख लोगे वीडियो तो ये सब चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। चलिए, बहुत हो गया अब डिस्कशन, आई होप आप इतना क्लियर हो गया होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे कि हमारे देश में मानचित्र में झारखंड कहाँ स्थित है। अच्छा, ये क्वेश्चन तो शायद हमारा हो गया है, कोई बात नहीं, इसको फिर कर लो, ठीक है। झारखंड बताना है कहाँ पे लोकेटेड है। तो हमने क्या किया था इसका, झारखंड, आपकी झारखंड की स्थिति कहाँ है भाई, जो उड़ीसा के जस्ट उत्तर में है, ठीक है। ये उड़ीसा है और उड़ीसा के जस्ट ऊपर क्या है, झारखंड स्टेट है। तो आपको याद रखना है ये। तो ऑप्शन नंबर 3 विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। ओके, क्वेश्चन 27 है कि हमारे देश के एक जंगल में उस जंगल के लोगों को खेती करने के लिए जमीन ग्राम सभा द्वारा एक विशेष मात्रक यूनिट अथवा इकाई, जिसे टिन कहते हैं, उसमें आवंटित की जाती है। तो टिन क्या है, ये टिन क्या है भाई, टिन पूछा गया था, पिछले एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है ये। तो देखो टिन क्या होता है, इसका फटाफट से आंसर इसका बताएंगे, फटाफट से आंसर आपको क्या लग रहा है करेक्ट। ओके, सो यहाँ पे हमारा जो करेक्ट आंसर होगा गाइज इस क्वेश्चन के लिए, मैं सीधे आंसर पे आती हूँ, ठीक है। टिन जो होता है वह भूमि होती है जिसमें कोई जो किसान है वो 1 टिन बीज उत्पन्न करता है। 1 टिन, जैसे टिन आपने देखा ना, टिन होता है, अरे भाई टिन जो हमारे घरों में होता है, इस तरह से टिन जो है, तो इसी को मेजर कहा गया है, इसी को मात्रक या इकाई कहा गया कि भाई वह भूमि जिसपे कोई किसान 1 टिन बीज उत्पन्न करेगा, ठीक है, वही है टिन, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे थर्ड वाला करेक्ट आंसर इसका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 28 क्वेश्चन कहता है कि नीचे दिए गए शहरों में से किस एक में रेत के पहाड़, जिसे रेत के टीले कहा जाता है, पाए जाते हैं। भाई रेत के पहाड़, सैंड ड्यून्स जो है वो कहाँ पाए जाते हैं, काबुल में, अबू धाबी में, बर्लिन में या थिम्पू में। फटाफट से आंसर करेंगे कि कौन सा यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर लग रहा है इसका। रेत के टीले किसको कहा जाता है, ठीक है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। तो यहां पर हमारा जो सही जवाब होगा गाइस वो होगा क्या, अबू धाबी। ये अबू धाबी बहुत इंपॉर्टेंट है, अबू धाबी से बहुत क्वेश्चन आते हैं। अबू धाबी के बारे में एनसीईआरटी में दिया गया है चैप्टर पूरा, और इसके कुछ फैक्ट हम लोग डिस्कस करेंगे अब, ठीक है। अबू धाबी जो है वो यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात्स का क्या है, राजधानी है वहां की। इसमें सिर्फ खजूर के पेड़ दिखाई देते हैं। फेमस कौन सा है, खजूर के पेड़ है यहाँ पर, क्योंकि वही एक ऐसा पेड़ होता है अबू धाबी में जो उग सकता है। अबू धाबी में रुपए को क्या कहा जाता है, दिरहम, करेंसी। आप करेंसी पूछी जाती है, कई बार दिनार दिया होता है ऑप्शन में, तो दिनार नहीं है, यहाँ पे लिखा हुआ है ना 10 दिरहम्स, तो दिरहम है अबू धाबी की करेंसी, क्या है, दिरहम। अबू धाबी में लोग ढीले ढाले क्या पहनते हैं, सूती कपड़े पहनते हैं। आपको याद रखना है कि कपड़े कैसे लोग पहनते हैं, सूती पहनते हैं, और वे अपने पूरे शरीर को और जो सिर है उसको ढकते हैं ताकि धूप से बचा जा सके। और अबू धाबी में रेतीली जमीन के नीचे तेल होता है, इसलिए यहाँ पेट्रोल जो है वो आसानी से मिल जाता है। तो पेट्रोल का उत्पादक देश है अबू धाबी, पेट्रोल बहुत ज्यादा यहाँ पे पेट्रोल का प्रोडक्शन किया जाता है, तो ये भी याद रखना है, ठीक है। तो ये अबू धाबी के बारे में फैक्ट याद रखने थे आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन 29 है कि हम सभी पुराने कुओं को देखते हैं जो अब सूख गए हैं। हमारे बड़े कहते हैं कि अब से लगभग 25 से 30 साल पहले इन कुओं में काफी पानी था, परंतु अब ये पूरी तरह से सूख गए हैं। तो कुओं के सूखने के संभावित कारण आपको यहाँ बताने हैं। फटाफट से आप लोग भी एक बार जो है ऑप्शंस चारों पढ़ेंगे एंड देन मुझे बताएंगे कि क्या आपको करेक्ट लग रहा है, ठीक है। देखो यहाँ पर होगा कि जिन झीलों में वर्षा का पानी इकट्ठा होता था अब वहां नहीं है, हो सकता है यहाँ पर, ठीक है, कि भाई झील सूख गई है, झीलें कम हो गई हैं। पेड़ों, कुओं और आसपास के क्षेत्रों की जमीन अब कोलतार से ढक गई, बिल्कुल हो गया। रोड बन गए हैं, सीमेंट से चीजें बन गई हैं, रोड वगैरह, तो उससे हो सकता है कि कुएं सूख गए हो, पानी सूख गया हो। कुओं का उपयोग कोई नहीं करता क्योंकि हर घर में टोटियां लगी हैं। ये कोई रीजन नहीं हो सकता कुओं के सूखने का कि भाई टोटियां लग गई हैं तो कुओं का उपयोग ही कोई नहीं करता इसलिए कुएं सूख गए हैं, ठीक है। या यहाँ पे है कि मोटर चलित पंप लग गए हैं, तो ये भी ठीक है ना। तो देखो यहाँ पर हमारा जो करेक्ट आंसर होगा 69 क्वेश्चन का वो बनेगा हमारा A, B एंड D, ठीक है। C को छोड़ करके A, B, D जो है हमारा वो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 30th क्वेश्चन आता है हमारा, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन आजकल क्या हो रहा है ना, डायरेक्शन के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं एग्जाम में, ठीक है। पहले नहीं पूछे जाते थे, अब ये सीटेट का
सीटेट में ज्यादा पूछे जा रहे हैं। तो आपको यहां बताना है कि बिहार के सापेक्ष जम्मू कश्मीर और गोवा की स्थिति क्या है। ठीक है, प्रश्न आपका ये है। और मैं आपको ये चीज सजेस्ट करूंगी कि मैप पढ़ के जरूर जाइएगा, सारे स्टेट्स एक बार ना फिल कर लेना, खाली मैप लेके बैठना, उसमें स्टेट्स फिल कर लेना। वैसे तो मैं भी सेशन कराऊंगी, ठीक है, मेरा बहुत मन है कि मैं सेशन को कराऊं बोर्ड पर स्टेट्स का, और आप भी करना उससे पहले, ठीक है। मैप को फिल करना, सारे स्टेट्स आपको पता होने चाहिए और आपको डायरेक्शन पता होनी चाहिए। ठीक है, तो चलो इसको डिस्कस करते हैं। आपसे क्या पूछा गया है, बिहार के सापेक्ष, मतलब कि बिहार को सेंटर में रख करके जम्मू कश्मीर और गोवा की क्या स्थिति है वो आपको बतानी है। तो इसको हम अभी नहीं देखेंगे, अभी हम थोड़ा सा मैप देखेंगे। ठीक है, मैप में देखते हैं। अब जैसे आप मैप देख रहे हो, आपको पहले डायरेक्शन पता होनी चाहिए। ठीक है, अब देखो डायरेक्शन क्या है आपका, नॉर्थ ये होता है, नॉर्थ, साउथ, डायरेक्शन ईस्ट, एंड ये आपका वेस्ट। ठीक है, इसके जो मिडल में भी जो पार्ट्स आपको दिख रहे हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नॉर्थ और वेस्ट के बीच में नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में नॉर्थ ईस्ट। याद रखना नॉर्थ पहले आएगा। ठीक है, यहाँ पे आपका साउथ और वेस्ट के बीच में साउथ वेस्ट होगा, साउथ पहले आएगा, याद रखना। और यहाँ पे साउथ ईस्ट, साउथ पहले आएगा, ये भी याद रखना। अब क्या बताना, अब चलते हैं इधर क्वेश्चन पे। आपसे पूछा गया बिहार के सापेक्ष जम्मू कश्मीर की स्थिति और गोवा की स्थिति पूछी गई है। तो चलो बिहार पे हम लोग पहले ना एक ये बना लेते हैं। ठीक है, हम इसी तरह का एक डायरेक्शन बनाएंगे बिहार पर। ये बन गया हमारा डायरेक्शन। ठीक है, अब हम इसके भी क्या करेंगे, ये आपका नॉर्थ हो गया, ये आपका क्या हो गया साउथ, ये आपका ईस्ट हो गया इधर वाला, और ये आपका वेस्ट हो गया। ठीक है, अब इसके भी हम पार्ट्स कर देंगे, ये बीच में आपको दिख रहा हो, आई होप इसके भी पार्ट्स कर दिए मैंने। ठीक है, इसी तरह से सेम। अब आपको बताना था बिहार के सापेक्ष, ये बिहार है, बिहार के सापेक्ष जम्मू कश्मीर बताना है। तो ये रहा जम्मू हमारा। तो जम्मू जो है वो कहां पर है, नॉर्थ और वेस्ट के बीच में, यानी कि क्या बनेगा यहाँ पे हमारा नॉर्थ वेस्ट। क्या बनेगा यहाँ, नॉर्थ वेस्ट बनेगा। और गोवा कहाँ है, ये रहा, ये है गोवा। गोवा की स्थिति आपको बतानी है, तो गोवा कहाँ बनेगा, गोवा बिहार से यहां पर आ रहा है, यानी कि कौन सा है यहाँ पे, साउथ और वेस्ट। तो ये बना आपका साउथ वेस्ट। ठीक है, समझ आ गई बात। तो क्या बनेगा भाई, जम्मू कश्मीर आपका नॉर्थ वेस्ट एंड गोवा आपका साउथ वेस्ट। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, बिहार के सापेक्ष हमें स्थिति पूछी गई थी, तो नॉर्थ वेस्ट एंड साउथ वेस्ट हमारा करेक्ट होगा। तो आइए ऑप्शन देखते हैं कहां पर है भाई, हमारा ऑप्शन नंबर डी में है। ठीक है, मिल गया हमें नॉर्थ वेस्ट एंड आपका सॉरी ये सी वाला होगा। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे मुझे भी जल्दीबाजी में गलती हो गई। नॉर्थ वेस्ट आपका जम्मू था और गोवा क्या था आपका साउथ वेस्ट था। तो आपको बहुत ध्यान से आंसर करना है, नॉर्थ वेस्ट एंड साउथ वेस्ट। ठीक है, सो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। बाकी हम एक दिन और इसका सेशन ले लेंगे अच्छे से। ठीक है, मैं बहुत अच्छे से इसको डिस्कस करूंगी। ठीक है, चलो अगला प्रश्न देखते हैं। 31 क्वेश्चन देखेंगे। 31 क्वेश्चन कहता है कि वाष्पीकरण की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस स्थिति में सबसे धीमी होगी, सबसे कम कब होगी भाई वाष्पीकरण की प्रक्रिया, वो आपको बतानी है। ठीक है, पहला है कि सतह क्षेत्र और तापमान दोनों में वृद्धि। सतह क्षेत्र बढ़ता है लेकिन तापमान घटता है। देखो सीधे आंसर पे आते हैं। ठीक है, एवोपोरेशन जो है वो सबसे कम कब होगा, वाष्पीकरण की प्रक्रिया कम कब होगी, जब आपका जो सरफेस एरिया है ना, सरफेस एरिया क्या है, सतह क्षेत्र और तापमान दोनों कम है। जैसे कि हमारे कपड़े नहीं सूखते, अब जैसे जब बारिश का मौसम होता है तो कपड़े जो है वो नहीं सूखते हैं। क्यों, अगर आपने कपड़ों को डाल रखा है और मान लो बहुत कम एरिया में, इतने से एरिया में अपने कपड़ों को सुखाने के लिए डाल रखा है, ठीक है, बिल्कुल पतले एरिया में, और तापमान भी कम है, तो हो सकता है कि कपड़े गीले ही रह जाए। ठीक है, तो सतह क्षेत्र जितना कम होगा, तापमान भी कम होगा, तो हमारा वाष्पीकरण भी कम हो जाएगा। तो हमारा 4 ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 32। 32 क्वेश्चन कहता है स्थान, दूरियों और दिशाओं की सापेक्ष स्थिति को समझने की क्षमता क्या है। ठीक है, क्या होगी, स्थान, दूरी और दिशा की जब हम सापेक्ष स्थिति को समझते हैं तो वो दिशात्मक कौशल होगा, चित्रण कौशल होगा, स्थितीय कौशल होगा, या हमारा वो ग्राफिक कौशल होगा। ठीक है, फटाफट से आंसर करेंगे, क्या आपको इसका करेक्ट आंसर लग रहा है। इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा, जब हम स्थान की बात कर रहे हैं, दूरी की बात कर रहे हैं, दिशा की बात कर रहे हैं, यानी कि ये हमारा मैपिंग स्किल में आएगा। ठीक है, किस में आएगा, ये हमारे मैपिंग स्किल, चित्रण कौशल, यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे,
क्वेश्चन नंबर 33। ओके, क्वेश्चन नंबर 33 है कि भारत के किस क्षेत्र में स्थानांतरित खेती करने का रिवाज है। अब आपसे वही पूछा गया है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन यानी कि आपका झूम कृषि के बारे में पूछा गया है यहाँ पर, जिसे हम कर्तन एवं दहन प्रणाली भी कहते हैं, स्लैश एंड बर्न। ठीक है, तो कहाँ किया जाता है, फटाफट से आंसर करो। उत्तर पूर्वी होगा, दक्षिण होगा, उत्तर पश्चिम होगा या दक्षिण पूर्व होगा। अब आपको देखो डायरेक्शन पता होनी चाहिए, तभी आप थोड़ा सा आइडिया लगा पाओगे। हमने भी क्या डिस्कस किया था स्थानांतरित कृषि झूमिंग के बारे में, है ना। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, उत्तर पूर्वी क्षेत्र। ठीक है, जो हमारे मान लो ये इंडिया का मैप है, अरे यार मैप तो नहीं बन पा रहा, चलो छोड़ो। ठीक है, उत्तर पूर्वी क्या है भाई, आपका नॉर्थ एंड जो ईस्ट है ना, ये वाले जो स्टेट्स होते हैं, इस तरफ ज्यादा झूम कृषि करने का रिवाज है। ठीक है, तो हमारा नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्टर्न रीजन यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 34। ये हमने डिस्कस कर लिया झूम खेती के बारे में। ठीक है, तो मैं दोबारा डिस्कस नहीं करूंगी। आपको अगर अच्छे से एनसीईआरटी पढ़नी है तो आप मेरी वीडियो जरूर देखना, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि ताजमहल के पीले होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारक जिम्मेदार है। सो गाइस, बहुत सारे क्वेश्चन जो है ना आपके ईवीएस के जो पिछला आप पेपर उठा के देखोगे सीटेट का, वो बहुत डिफरेंट आया था। 2018 का पेपर थोड़ा सा लेवल उसका बहुत ही अच्छा पूछा गया था। ठीक है, तो ये वही क्वेश्चन है, तो आपको बहुत अच्छे से बताना है। ठीक है, तो ताजमहल के पीले होने का कारण क्या है, नाइट्रोजन ऑक्साइड है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होगा, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर या क्लोरीन। तो देखो जो ताजमहल पीला होता है वो एसिड रेन के कारण होता है। ठीक है, अब उस एसिड रेन में ये दोनों ही शामिल होते हैं, लेकिन यहाँ पे हमारा जो सबसे ज्यादा कारक होगा ना जिम्मेदार, वो सल्फर डाइऑक्साइड होगा। वैसे तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी होता है, लेकिन इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा सल्फर डाइऑक्साइड, क्योंकि उसमें सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 35। ओके, क्वेश्चन 35 कहता है कि सुषमा चाहती है कि छात्रों को पेड़ों के संरक्षण के लिए संवेदनशील बनाया जाए। निम्नलिखित में से कौन सी ऐसा करने की सबसे उपयुक्त रणनीति क्या होगी। वो चाहती है कि पेड़ों के संरक्षण बच्चों को बताया जाए बहुत अच्छे से, तो वो क्या कराएगी, कक्षा में बहस आयोजित करना, समूह चर्चा करना, पोस्टर बनाना या बच्चों को एक पौधे को अपनाने और पोषित करने में मदद करना। तो सबसे अच्छी रणनीति क्या होगी, ऑप्शन नंबर 4 वाली सबसे अच्छी रणनीति होगी। वो हेल्प करेगी चिल्ड्रन को अडॉप्ट करने में एंड किसी भी प्लांट को नर्चर करने में। ऑप्शन नंबर 4 विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 36 क्वेश्चन कहता है, ओके सुना, क्वेश्चन नंबर 36 है, फटाफट से पढ़ेंगे कि अभय ने अपने छात्रों से उन बीमारियों पर समूहों में एक सर्वेक्षण करने के लिए कहा जिनसे उसके पड़ोस के लोग पीड़ित थे। पाठ्य पुस्तक में सर्वेक्षण का उल्लेख नहीं किया गया है। इस शिक्षण अधिगम की रणनीति के लिए कौन सा विकल्प प्रासंगिक नहीं है। अब आपको ऑप्शन को बहुत ध्यान से पढ़ना है। फटाफट से आप लोग एक बार पढ़िएगा एंड देन बताइएगा। पहला होगा कि इसने समुदाय के साथ बातचीत करने का अवसर प्रदान किया, बिल्कुल होगा। ठीक है, सर्वेक्षण करने के लिए कहा उन लोगों के बारे में जो लोग पीड़ित थे, तो यहाँ पे बातचीत तो करेगा, बिल्कुल करेगा, है ना। सर्वे कर रहा है तो बातचीत तो करनी पड़ेगी। इससे बच्चों को वास्तविक जीवन के साथ सीखने में मदद मिली, बिल्कुल मिलेगी। रियल लाइफ सिचुएशन से कनेक्ट हो रहा है। इससे बच्चों को डेटा हैंडलिंग समझने और एक साथ काम करने में सक्षम बनाया, बिल्कुल हो सकता है। डाटा हैंडलिंग करेगा, डाटा इकट्ठा करेगा, कौन कौन से लोग पीड़ित थे, क्या था क्या नहीं था। लेकिन इससे समुदाय में बीमारियों को समझने में मदद नहीं मिलेगी। ठीक है, वो उन बीमारियों को नहीं समझेगा कि भाई कौन सी बीमारी हुई थी, है ना। तो यहाँ 4 वाला हमारा प्रासंगिक नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 37 है कि वैकल्पिक ढांचे का क्या अर्थ है। व्हाट डू अल्टरनेटिव फ्रेमवर्क्स मीन्स। अल्टरनेटिव फ्रेमवर्क का क्या मतलब होता है, फटाफट से बताओगे। ठीक है, ऑप्शंस को ध्यान से पढ़ना। फर्स्ट है कि विभिन्न भौतिक घटनाओं का पाठ्य पुस्तक स्पष्टीकरण होगा। विचार जो अवधारणाओं के औपचारिक रूप से स्वीकृत स्पष्टीकरण से अलग है। थर्ड है कि वर्तमान में वैज्ञानिकों और सामाजिक वैज्ञानिकों द्वारा आयोजित विचार या सभी विचार जो दृढ़ता से बच्चों द्वारा अर्जित किए जाते हैं। कौन सा आपको इसका करेक्ट लग रहा है, फटाफट से बताओ। सो इस क्वेश्चन के लिए जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आइडियाज दैट डिफर
फ्रॉम द फॉर्मली एक्सेप्टेड एक्सप्लेनेशंस ऑफ द कंसेप्ट्स। ये जो है हमारा ऐसे विचार होते हैं जो उन अवधारणाओं से, जो औपचारिक रूप से पहले से ही है, जो स्पष्ट है, जो हमारे बुक्स में है, उनसे डिफरेंट जो बच्चों की एक मान्यताएं होती हैं ना, उन्हें हम वैकल्पिक ढांचा कहते हैं। ठीक है, सो ये थोड़ा नया क्वेश्चन था जो सीटेट में पूछा गया था, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 38 क्वेश्चन है कि ईवीएस कक्षा में समूह में सीखने का क्या उद्देश्य होता है ना। आपको बताना है कि ग्रुप लर्निंग जो है उसका क्या पर्पस होता है ईवीएस के अंदर। ठीक है, फटाफट से चारों ऑप्शन पढ़ेंगे एंड फटाफट से आंसर करेंगे। ठीक है, फर्स्ट है कि लड़के और लड़कियां अलग अलग सीख सकते हैं, इससे ये नहीं होगा, गर्ल्स एंड बॉयज डिफरेंट सीखेंगे। कम और उच्च प्रदर्शन करने वाले छात्रों को अलग करना, देखो अलग नहीं करेंगे कभी भी हम बच्चों को, कम हाई एंड लो जो परफॉर्मेंस वाले बच्चे हैं उनको अलग अलग नहीं करेंगे, ये भी हमारा रॉन्ग हो गया। ग्रुप में सीखने का मतलब ये नहीं होता। थर्ड है कि सहयोग के मूल्यों को लागू करने और एक साथ काम करने के लिए प्रत्येक बच्चे को सक्रिय रूप से भाग लेने और सीखने में सक्षम बनाना, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, थर्ड वाला हमारा बिल्कुल करेक्ट है कि वैल्यू ऑफ कोऑपरेशन एंड वर्किंग टुगेदर इनेबल ईच चाइल्ड पार्टिसिपेट एक्टिवली एंड लर्न। ठीक है, ये सबसे हमारा एप्रोप्रिएट आंसर सी इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 39 कहता है कि पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में बोझ के बिना सीखना क्या बताता है। भाई आपका बताना है लर्निंग विदाउट बर्डन जो है वो क्या इंप्लाई करता है ईवीएस लर्निंग में। ठीक है, फर्स्ट है कि स्कूल बैग का कम वजन, सेकेंड है ईवीएस पाठ्य पुस्तकों में अध्याय जो है उनकी कम संख्या, अबोध का भार कम करने की जरूरत है, या ईवीएस पाठ्यक्रम को आधा कम करने की जरूरत है। तो बोझ के बिना शिक्षा जो है, जो लर्निंग विदाउट बर्डन है, जो कि एनसीएफ भी कहता है, ठीक है, वो जो है आपका, इसका मतलब है कि जो बच्चे का इनकॉम्प्रिहेंशन है ना वो कम किया जाए। ठीक है, ये हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। बिना बोझ के शिक्षा का मतलब यहाँ पे सबसे करेक्ट जो है ये बताता है कि हम अबोध का भार कम करें, जो बच्चों के अंदर जो एक इनकॉम्प्रिहेंशन है, जो उनकी समझ की शक्ति कम है, उसका भार कम कर दिया जाए। ठीक है, तो सी वाला हमारा बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 40 कहता है कि विद्यालय में मिड डे मील के समय के लिए सबसे प्रासंगिक क्या है, मतलब कि विच इज द मोस्ट रेलिवेंट टू द मिड डे मील टाइम इन स्कूल। फर्स्ट है कि शिक्षण अधिगम के साथ इसका कोई लेना देना नहीं है, तो ये बात गलत हो गई कि भाई है तो लर्निंग प्रोसेस में ही होता है ना मिड डे मील, तो ये नहीं होगा। यह ईवीएस शिक्षण अधिगम के लिए एक अच्छा शिक्षण अधिगम का अवसर है। थर्ड है कि यह उन बच्चों के लिए जो विद्यालय में खाली पेट आते हैं, या यह शिक्षण अधिगम को बहुत ही मूल्यवान समय को बर्बाद करता है, तो बर्बाद तो नहीं करेगा। इसका सबसे अच्छा रीजन क्या बताया गया है ना, सबसे जो आपको रेलिवेंट लग रहा है वो होगा यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर 2, इट इज अ गुड टीचिंग लर्निंग अपॉर्चुनिटी फॉर ईवीएस टीचिंग लर्निंग। ठीक है, सेकेंड विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 41 क्वेश्चन कहता है कि ईवीएस पाठ्य पुस्तक में सपेरों पर एक अध्याय है, इसका उद्देश्य बच्चों को जागरूक करना और संवेदनशील बनाना है। जो सपेरों पे रिलेटेड एक चैप्टर दिया हुआ है ईवीएस में, ठीक है, उसमें बच्चों को जागरूक करना और संवेदनशील बनाना है। किस बारे में संवेदनशील बनाना है वो आपको बताना है। ठीक है, दैट इट इज एन इलीगल, की क्योंकि यह एक अवैध कार्य है। सेकंड है कि सपेरों के लिए, क्योंकि बच्चे इन दिनों अक्सर उन्हें नहीं देखते हैं इसलिए। थर्ड है कि यहाँ पे बच्चों को संवेदनशील इसलिए बनाना है कि सपेरे सांपों को नुकसान नहीं पहुंचाएं और उन्हें अपनी आजीविका से वंचित करने के से पहले विकल्पों को प्रदान करने की आवश्यकता है, या यह पशुपालन आजीविका का अच्छा स्रोत है। मतलब कि जो सपेरे वाला चैप्टर दिया हुआ है ना, उसमें बच्चों को जागरूक करना, किस बारे में जागरूक करना है, तो वो हमारा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा कि जो भी वहां पे सपेरे हैं वो उनको नुकसान ना पहुंचाए। ठीक है, और अपनी आजीविका से वंचित करने के लिए उनके पास विकल्प भी पहले से ही होने चाहिए ताकि वो कुछ और कार्य भी कर सके। ठीक है, तो सपेरों से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पेपर में आते हैं। सांप के कान नहीं होते हैं, वो अपनी जमीन पे कंपन होती है उसको वो भांप लेता है, उसको वो समझता है। ठीक है, सांप के खुद के कान नहीं होता, वो सुन नहीं सकता, ये आपको याद रखना है। सांप के जहर से ही सांप की दवाई बनाई जाती है। सांप के काटने के बाद जो सीरम होता है वो सांप के जहर से बनाया जाता है। हमारे देश में
4 प्रकार के जो है सांप जहरीले पाए जाते हैं, जैसे हम नाग, कैरेट, दुबोइया और अफाई कहते हैं। तो ये 4-5 चीजें जो है याद रखने, सांपों के बारे में पूछा जाता है। ठीक है, चलो अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 42 कहता है कि पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम बच्चों की समग्र शिक्षा का कारण बन सकता है। मतलब कि जो ईवीएस है वो होलिस्टिक लर्निंग कर सकता है अगर हम उसको कैसे देखें, इंटीग्रेटेड देखें, इंक्लूसिव देखें, थीमेटिक देखें या ऑल ऑफ द अबव देखें। फटाफट से बताओ इसका करेक्ट आंसर आपको ABCD में से कौन सा सही लग रहा है। ठीक है, तो इसका हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा गाइस? ऑल ऑफ द अबव विल बी राइट आंसर। ठीक है, ईवीएस को हम एकीकृत भी पढ़ा सकते हैं। ठीक है, अब आपने ईवीएस पढ़ा रहे हो, आप मैथ्स के अंदर ईवीएस पढ़ा सकते हो, आप आर्ट से ईवीएस पढ़ा सकते हो, आप हिंदी में ईवीएस के कुछ विषयों को ऐड करते हो, कविताओं में हम SST में पढ़ा सकते हैं, हम इंटीग्रेटेड तरीके से किसी भी विषय के साथ कर सकते हैं, समावेशी कर सकते हैं, विभिन्न विभिन्न विषयों को, विभिन्न विभिन्न विधियों को, विभिन्न विभिन्न हम टेक्निक को हम ऐड कर सकते हैं। विषयगत भी होता है, थीम, हम लोग थीम यूज करते हैं। जैसे आप वाटर पढ़ा रहे हैं तो वाटर के साथ हो सकता है कि हम थिंग्स वी मेक एंड डू पढ़ा ले, है ना। तो आप डिफरेंट डिफरेंट थीम्स को पढ़ाते समय इनकलकेट कर सकते हो। आप एक चैप्टर को दूसरे चैप्टर से रिलेट करके पढ़ा सकते हो अगर चैप्टर सिमिलर है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ऑल ऑफ द अबव करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 43 आता है, निम्नलिखित में से कौन सी ईवीएस कक्षा में गतिविधि है। अब इसमें से बताना आपको कौन सी गतिविधि ईवीएस कक्षा की होगी। चित्र पढ़ना होगा, हो सकता है भाई पिक्चर रीडिंग बच्चे करते हैं, हमने अभी क्वेश्चन किया पिक्चर रीडिंग से रिलेटेड। फील्ड भ्रमण हम बिल्कुल कराएंगे, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट गतिविधि है। श्यामपट्ट का उपयोग कर सकते हैं, क्यों नहीं करेंगे, बिल्कुल करेंगे। श्यामपट्ट हर विद्यालय में श्यामपट्ट होता है, हर विद्यालय में टीचर पढ़ाता है, श्यामपट्ट का यूज भी करते हैं। तो हमारे यहाँ पे उपयुक्त तो सभी करेक्ट आंसर ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं कि कक्षा 3 के छात्रों को रमा ने सिखाया कि पिता, माँ और उनके बच्चे एकल परिवार का गठन करते हैं और यदि दादा दादी और अन्य रिश्तेदार साथ रहते हैं तो यह एक विस्तारित परिवार है। तो आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? अब एक 3rd क्लास में टीचर ने सिखाया इस तरह से कि जो पिता, माँ और उनके बच्चे हैं वो एकल परिवार का गठन करते हैं और अगर दादा दादी और अन्य रिश्तेदार हैं तो वहां पे एक विस्तारित परिवार हो जाएगा। तो इसके बारे में आप क्या सोचते हैं कि परिवार की परिभाषा गलत है, रमा अपने छात्रों के प्रति असंवेदनशील है, शिक्षण अधिगम दृष्टिकोण समावेशी नहीं है, या परिवार की अवधारणा को इसी प्रकार सिखाया जाना चाहिए? क्या आपको इसका करेक्ट आंसर लग रहा है क्वेश्चन नंबर 44 का? फटाफट से बताएंगे। तो देखो यहाँ पर ना हमारा करेक्ट आंसर होगा कि उसने जो ये बताया है उसने डायरेक्टली ही बच्चों को ये चीजें समझा दिया विदाउट एनी एक्सप्लेनेशन, विदाउट एनी एग्जाम्पल्स। तो यहाँ पे हमारा ये होगा कि भाई जो भी शिक्षण है वो इंक्लूसिव नहीं है। ठीक है, इंक्लूसिव तरीके से उसने नहीं पढ़ाया है, तो सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 45 देखेंगे कि ईवीएस शिक्षण में कक्षा में प्राप्त अधिगम को विद्यालय के बाहर के जीवन से जोड़ने और इसे समृद्ध बनाने का तात्पर्य क्या है। लिंकिंग क्लासरूम लर्निंग टू लाइफ आउटसाइड स्कूल एंड एनरिचिंग इट इम्प्लाइज। ये क्या इंप्लाई करता है? पाठ्य पुस्तकों से बाहर जाना, वैश्विक पर्यावरणीय मुद्दों और चिंताओं को पाठ्यपुस्तक से लिंक करना, पूर्ण विद्यालय दृष्टिकोण होना, या पाठ्यचर्या से बाहर जाना। ठीक है, क्या होना चाहिए भाई इसका करेक्ट आंसर? तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा पाठ्य पुस्तकों से बाहर जाना। ठीक है, गोइंग बियॉन्ड द टेक्स्ट बुक इज राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 46 कहता है कि समुदाय जो है वो एक महत्वपूर्ण शिक्षण अधिगम संसाधन है। समुदाय जो है, कम्युनिटी, वो एक बहुत अच्छा एक टीचिंग लर्निंग रिसोर्स है। क्यों है? क्योंकि यह सस्ता और सुलभ है। सेकंड है कि बुजुर्ग लोग बुद्धिमान है और उनके पास समय है। थर्ड है कि यह वास्तविक परिस्थिति में सीखने का अवसर प्रदान करता है, या कोई भी समुदाय में उपलब्ध समस्त ज्ञान को बिना आलोचना के स्वीकार कर सकता है। तो जो कम्युनिटी है वो बहुत अच्छा एक रिसोर्स है ईवीएस में सीखने का। वो क्यों है? क्योंकि ये एक बच्चों को प्रोवाइड करता है रियल अपॉर्चुनिटी, रियल नेचुरल सेटिंग, नेचुरल एनवायरनमेंट बच्चों को प्रोवाइड करता है सीखने में, इसीलिए कम्युनिटी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे सी जितने भी लोगों ने लगाया है बिल्कुल करेक्ट आंसर आ रहा है। ठीक है,
सी हमारा इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 47। 47 क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है और ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है निपेंथिस एक वह पौधा है जो शिकार करता है, इसे हम शिकारी पौधा भी कहते हैं। ठीक है, शिकारी पौधा भी कहते हैं, शिकार करता है। तो इसके दिए गए कथनों पर विचार करना है। यह पौधा ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और मेघालय में पाया जाता है। तो पहला वाला जो ऑप्शन आपको दिख रहा है ना, वो बिल्कुल सही है। ठीक है, राइट है। इसका आकार घड़े जैसा होता है और इसका मुंह एक पत्ती से ढका होता है, बिल्कुल सही है ये वाली बात भी। थर्ड है कि यह केवल छोटे कीड़ों मकोड़ों को फंसाकर उनका शिकार कर सकता है, ये भी ठीक है। ठीक है, लास्ट वाला है कि यह छोटे कीड़े मकोड़ों को खींचने के लिए मोहक आवाज निकालता है। तो देखो ये मोहक आवाज नहीं निकालता है। ठीक है, आवाज नहीं निकालता है, इसकी खुशबू से कीड़े जो है वो अट्रैक्ट होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे डी वाला रॉन्ग है। बाकी हमारी तीनों ऑप्शन नेपेंथिस के बारे में ठीक है, तो ए बी सी विल बी राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, तो यहाँ पे जितने भी लोग डी लगा रहे हैं उन सभी का करेक्ट आ रहा है नेपेंथिस के बारे में। थोड़ा सा और इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ये आप पौधा देख रहे हो, ये नेपेंथिस है, घड़े के आकार का होता है, इसका मुंह एक पत्ती से ढका होता है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत के मेघालय में पाया जाता है। याद रखना, घड़े जैसा होता है, पत्ती का ढक्कन इसमें होता है। इस घड़े से खास खुशबू निकलती है जिसके वजह से कीड़े आते हैं। ठीक है, क्या निकलती है? खुशबू से कीड़े जो है खींचे चले आते हैं और पौधों के ऊपर पहुंचते ही जो है कीड़े अंदर फंस जाते हैं, बाहर नहीं निकल पाते, इसलिए इनको शिकारी पौधा भी कहा जाता है। तो ये नेपेंथिस के बारे में फटाफट से बताने की कोशिश की है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा करेक्ट जो है ऑप्शन वो बनेगा हमारा ए बी सी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48। 48 क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी जो है कैक्टस पौधों के कांटों के बीच अपना घोंसला बनाता है? कैक्टस के बीच घोंसला कौन बनाता है? तो एक क्वेश्चन एनसीईआरटी से जरूर आएगा पक्षियों के बारे में। ठीक है, एनसीईआरटी का है, फटाफट से बताओ कौन सा पक्षी है ये? बया है, कलचीड़ी है, फाख्ता है या शकरखोरा है? तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन के लिए, यहाँ पे हमारा फाख्ता जो है पक्षी वो करेक्ट हो जाएगा। डोव जिसको हम कहते हैं, ये जो फाख्ता है वो कैक्टस के बीच में अपना जो घोंसला है वो बनाता है, कांटों के बीच में। और बाकी जो वर्ड्स हैं इनके बारे में भी हम थोड़ा थोड़ा डिस्कस करेंगे। ठीक है, फटाफट से देखेंगे। विवर पक्षी क्या होता है भाई? विवर पक्षी जिसको हम बया कहते हैं, विवर बर्ड। ठीक है, बया हिंदी में कहेंगे। ये जो बया है ये अपने घोंसले बनाते हैं। ठीक है, और जो मादा बीवर है वो उन घोंसलों को देखती है जिसमें उसे सबसे अच्छा लगता है। ठीक है, उसमें ही वो अपने अंडे दे देती है। ठीक है, और जो कलचीड़ी है, कलचीड़ी जो है वो अंडे अपने सड़क के किनारे पत्थरों के बीच में देता है। कलचीड़ी याद रखना है। कबूतर जो है वो अपने पुराने मकान या खंडरों में अपना घोंसला बना लेता है। दर्जिन चिड़िया क्या होती है जिसको वीवर बर्ड कहते हैं? दर्जिन चिड़िया जो है वो नुकीली चोंच से पत्तों को सी लेती है। क्या करती है? इस तरह से पत्तों को सिल लेती है दर्जिन चिड़िया और उसी में अपनी थैली में अंडों को रखती है। शकरखोरा कैसे करता है भाई? शकरखोरा, ये वाला जो बर्ड आप देख रहे हो ये शकरखोरा है। ठीक है, शकरखोरा किसी छोटे पेड़ या झाड़ी की डाली पर अपना जो घोंसला है वो लटकता हुआ बनाता है। ठीक है, तो शकरखोरा का जो घोंसला होता है वो लटकता हुआ होता है, उसमें उसके बारीक घास, सूखे पत्ते, रुई, जो भी उसको मटेरियल मिलते हैं, कपड़े वगैरह, चीथड़े छोटे छोटे, वो पीसेस वो कलेक्ट करता है। तो यहाँ पे सारे बर्ड के बारे में आपको यहाँ पे याद रखना है। कलचीड़ी, आपका बया, शकरखोरा हमने तीनों डिस्कस कर लिया है। ठीक है, और एनसीईआरटी में आपको फुल मिल जाएगा ये। चलो, तो यहाँ पे सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। फाख्ता कहाँ बनाता है? कैक्टस में। इतनी बात याद रखनी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर हमारा 49 देखते हैं। 49 क्वेश्चन है कि ऑलमोस्ट इन एवरी पार्ट ऑफ आवर कंट्री चिलीज आर एडेड व्हाइल कुकिंग फूड। चिलीज वर बॉट टू आवर कंट्री बाय द ट्रेडर्स हु केम फ्रॉम। भाई चिली जो है, जो मिर्च है, मिर्च को लाने वाले व्यवसायी कहाँ से आए थे ये बताना है कि हमारे देश में मिर्च कहाँ से आई है। दक्षिण अमेरिका से, अफगानिस्तान से, ऑस्ट्रेलिया से या उज्बेकिस्तान से? फटाफट से बताएंगे करेक्ट आंसर ए बी सी डी में से आपको कौन सा यहाँ पर लग रहा है। ठीक है, सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा दक्षिण अमेरिका। ठीक है, दक्षिण अमेरिका से व्यापारी जो है वो मिर्च लेकर के आए थे। यहाँ पे ए हमारा करेक्ट होगा। अच्छा, जो बाकी के ऑप्शन है वो भी याद रखना। ऑस्ट्रेलिया से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा जाता है। पहली बात तो हमने अभी डिस्कस किया कि निपेंथिस पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया में शिकारी पौधे पाए जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया में एक
वृक्ष पाया जाता है जिसे हम कहते हैं हम रेगिस्तानी ओक, ठीक है। ओक, रेगिस्तानी ओक जो एक वृक्ष है वो कहाँ पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, ठीक है। ये याद रखना ऑस्ट्रेलिया के बारे में। और उज्बेकिस्तान से रिलेटेड आपको याद रखना है कि अल बिरूनी जो था, जिसने भारत के बारे में अपना अध्ययन किया, किताब लिखी अल बिरूनी ने, अल बिरूनी जो भारत आया था ना, वो कहां से आया था? उज्बेकिस्तान का रहने वाला था, उज्बेकिस्तान से आया था, तो ये याद रखना है, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे हमारा ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 49 क्वेश्चन का। आज का लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, उसके बाद हम लोग सेशन को एंड करेंगे, ठीक है। तो 50th क्वेश्चन हमारा कहता है, 1 मिनट 2 मिनट दीजिएगा। ओके 50 क्वेश्चन है हमारा लास्ट। फटाफट से इसको एक बार पढ़ेंगे सभी, ठीक है। कक्षा 5 की शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों को नीम की पत्तियां और आम की पत्तियां उपलब्ध कराती है तथा उन्हें यह बताने के लिए कहती है कि ये किस तरीके से समान है और किस तरीके से परस्पर भिन्न है। इस सवाल का जवाब देने में निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्रमण कौशल इस्तेमाल होगा? कौन सा यहाँ पे कौशल बच्चों का इस्तेमाल होगा? देखो सीधी सी बात है, नीम की पत्तियां दी, ठीक है, आम की पत्तियां दी और बच्चों को बताया कि भाई बताओ कि ये किस तरीके से दोनों पत्तियां डिफरेंट है, किस तरीके से दोनों पत्तियां आपस में समान है। तो यहाँ बच्चे क्या करेंगे? परिकल्पना करेंगे? नहीं करेंगे। कोई एक्सपेरिमेंट तो कर नहीं रहे हैं कि परिकल्पना करेंगे। हाइपोथेसिस कब करते हैं? हम जब कोई एक्सपेरिमेंट करें तब हम लगाते हैं बहुत ज्यादा। अनुमान लगाना ये भी नहीं होगा, ये हम एक्सपेरिमेंट में ज्यादा करते हैं। मापना, कोई मापन का काम नहीं हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है? ऑब्जर्वेशन हो रहा है, ठीक है। बच्चे दोनों पत्तियों को देखेंगे कि भाई ये जो है ये आम की पत्ती है इस तरह से, ये वाली, और ये जो है छोटी वाली वो नीम की पत्ती है। दोनों के बीच वो डिफरेंस देखेंगे तो अवलोकन करेंगे, ठीक है। सो यहाँ पर हमारे 50 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं गाइस। तो आई होप कि आपको इस सेशन में काफी सारे क्वेश्चंस क्लियर हुई होंगे एंड आपको मजा भी आया होगा। एंड अगर कोई भी आपको फीडबैक देना है, कोई भी आपको यहाँ पर कुछ भी आपको डाउट है या कोई फीडबैक है, तो आप मुझसे टेलीग्राम पे जरूर पूछिएगा, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, ठीक है। सो अभी सेशन को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। ओके, सो थैंक यू सो मच गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।